रोजमर्रा के जिंदगी में चाहे दफ्तर होए, हमारे रिश्ते हों या समाज, हम अक्सर देखते हैं ना, कुछ लोग ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, उनके फैसले ज्यादा मायने रखते हैं। कभी सोचा है ये कैसे होता है? ये शक्ति और प्रभाव का खेल, ये चलता कैसे है आखिर? आज हम इसी कह सकते हैं गूढ़ विषय पर बात करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन की एक बेहद चर्चित और थोड़ी शायद अलग नजरिए वाली किताब है शक्ति के 48 नियम, मतलब द 48 लॉज ऑफ पावर। इसके जरिए हमारे पास ना इस किताब का एक काफी विस्तृत विश्लेषण है जो इसकी मूल विचारों, इसकी बनावट और इसके असर को समझने की कोशिश करता है। वैसे ये किताब सेल्फ हेल्प, रणनीति और मनोविज्ञान, इन सब के दायरे में आती है। तो आज हम इस विश्लेषण के जरिए इस किताब में बताए गए शक्ति, प्रभाव और नियंत्रण के सिद्धांतों को खंगालेंगे। ठीक है। देखेंगे कि इतिहास की मिसालों से ये कैसे समझे जा सकते हैं और आज की दुनिया में इनकी क्या अहमियत हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। बिल्कुल। और ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये किताब शक्ति को देखती कैसे है। मतलब ये उन तौर तरीकों की बात करती है जो शायद हमेशा से इस्तेमाल होते आए हैं, पर जिन पर खुलकर बात कम ही होती है। हाँ, और इसी से जुड़ा है किताब का मूल विचार, है ना? जैसा कि विश्लेषण में सामने आता है, इसका मानना है कि जीवन के लगभग हर पहलू में, नौकरी, राजनीति, रिश्ते, बिजनेस, मतलब हर जगह एक अनकहा शक्ति का खेल हमेशा चलता रहता है। ये खेल, चाहे हम माने या ना माने, हमारे फैसलों और हमारी बातचीत को लगातार प्रभावित करता है। दरअसल ये दुनिया को देखने का एक बहुत ही खास नजरिया पेश करता है। इस दृष्टिकोण के मुताबिक हर इंसानी संपर्क, हर रिश्ते को आप शक्ति संतुलन के पैमाने पर देख सकते हैं। कौन ज्यादा प्रभावशाली है, किसके हाथ में नियंत्रण है, और ये संतुलन कैसे बदल रहा है, ये सब इस खेल का हिस्सा है। ये इंसानी बर्ताव को एक रणनीतिक, शायद थोड़े ठंडे नजरिए से परखता है ना? ये मानता है कि लोग अक्सर अपने हित साधने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो इसे जाहिर ना करें। और इसी खेल को समझने या शायद उसमें हिस्सा लेने के लिए किताब 48 खास नियम या सिद्धांत बताती है। ये नियम बताते हैं कि शक्ति कैसे हासिल की जाए और उसे कैसे और कैसे बनाए रखा जाए। बिल्कुल। विश्लेषण में इनमें से कुछ प्रमुख नियमों का जिक्र है और वे काफी सीधे और सपाट है, जो कई लोगों को चौंका सकते हैं। ये नियम अक्सर मतलब लुके छिपे नहीं रहते, साफ तौर पे बताते हैं क्या करना चाहिए। जैसे एक बहुत मशहूर नियम है, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी अपने गुरु या बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। इसके पीछे क्या सोच है? क्यों नहीं चमकना चाहिए अगर आप में काबिलियत है? देखिए, विश्लेषण बताता है कि किताब के अनुसार ऐसा करने से आपके सीनियर्स या बॉस असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि आप उनकी जगह लेना चाहते हैं। इतिहास अच्छा, तो ये डर की वजह से है? हाँ बिल्कुल, असुरक्षा, डर। तो इतिहास में ऐसे कई दरबारी हुए जिन्हें सिर्फ इसलिए रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि उनकी चमक राजा को फीका कर रही थी। किताब कहती है कि अपनी काबिलियत दिखाइए, लेकिन ऐसे कि आपके सीनियर को उसका श्रेय मिले, या कम से कम वो आपसे खतरा महसूस न करें। अच्छा। उन्हें हमेशा आपसे श्रेष्ठ महसूस कराते रहना जरूरी है। अच्छा, ये तो काफी बारीक दांव पेच वाली बात हुई। एक और नियम जो ध्यान खींचता है वो है कंसील्ड योर इंटेंशंस, मतलब अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखो। ये क्यों? किताब का तर्क यह है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि आप असल भी क्या चाहते हैं या क्या करने वाले हैं, तो वे आपके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं या आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। अनिश्चितता जो है वो लोगों को संतुलन से बाहर रखती है। जब तक आपके पत्ते सामने नहीं आते, आप नियंत्रण में रहते हैं। हाँ। इतिहास गवाह है, कई लड़ाइयां और राजनीतिक चालें सिर्फ इसलिए सफल हुई क्योंकि विरोधी को असली इरादे का पता आखिरी वक्त तक नहीं चला। हाँ, सही बात है। सोचिए, अगर दुश्मन को पहले ही पता हो कि हमला कहां और कब होने वाला है, तो जीत कितनी मुश्किल हो जाएगी। ये बात तो समझ आती है। रणनीति में तो ये अहम है ही। और एक नियम है, कीप अदर्स डिपेंडेंट ऑन यू, मतलब दूसरों को आप पर निर्भर रहने दो। ये कैसे काम करता है? इसका सिद्धांत यह है कि अगर लोग किसी न किसी रूप में आप पर निर्भर हैं, जानकारी के लिए, मदद के लिए या किसी और संसाधन के लिए, तो आप ज्यादा शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। अच्छा। आपकी अहमियत बनी रहती है। लोग आपको हटाने या नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेंगे। किताब कहती है कि स्वतंत्रता अच्छी चीज है, लेकिन शक्ति के खेल में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना आपको अलग थलग कर सकता है। दूसरों को आपकी जरूरत महसूस कराते रहना आपकी शक्ति को बनाए रखता है।
सोचिए उन सलाहकारों या मंत्रियों के बारे में जिनकी सलाह के बिना राजा एक कदम नहीं उठाते थे। उनकी शक्ति इसी निर्भरता से आती थी। ये नियम तो काफी हद तक सत्ता के गलियारों और कॉरपोरेट दुनिया में दिखते भी हैं। और एक नियम जो सबसे ज्यादा सख्त लगता है वो है क्रश योर एनिमी टोटली, दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। ये तो काफी निर्मम बात लगती है। हाँ, ये सुनने में कठोर है, बिल्कुल। किताब का तर्क है कि अगर आप अपने विरोधी को सिर्फ आधा अधूरा हराते हैं तो वो राख से फिर उठ खड़ा हो सकता है और बदला ले सकता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बचे हुए दुश्मन ने बाद में ज्यादा घातक हमला किया है। इसलिए किताब की सलाह है कि अगर किसी को दुश्मन मान लिया है तो उसे इतना कमजोर कर दो कि वो पलटवार करने लायक ही ना रहे। ये पूरी तरह से रणनीतिक सलाह है जिसका भावनात्मक पहलू से कोई लेना देना नहीं है। वाकई ये नियम सीधे और बेलाग हैं। और जैसा कि विश्लेषण बताता है, किताब इन नियमों को सिर्फ बताती नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से उदाहरण देकर इन्हें वजनदार बनाती है। बिल्कुल। नेपोलियन बोनापार्ट, चालाक रणनीतिकार मैकियावेली, चीनी दार्शनिक सुन त्सू, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, चतुर दरबारी, मतलब अनगिनत ऐतिहासिक किरदारों के जीवन की घटनाओं का इस्तेमाल इन 48 नियमों को समझाने के लिए किया गया है। बिल्कुल। और यही ऐतिहासिक उदाहरण इन नियमों को सिर्फ सिद्धांत नहीं रहने देते बल्कि उन्हें एक तरह से व्यवहारिक रूप देते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि किसी मशहूर हस्ती ने किसी खास नियम का पालन करके कैसे सफलता पाई या उसकी अनदेखी करके कैसे मात खाई, तो नियम ज्यादा विश्वसनीय लगने लगता है। हालांकि यहाँ विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि इतिहास की घटनाओं को सिर्फ शक्ति हासिल करने या गंवाने के नजरिए से देखना वो इतिहास की एक खास तरह की व्याख्या है। ये जरूरी नहीं कि ये उस घटना या किरदार का पूरा सच हो। ये बात जरूरी है। ये शक्ति के लेंस से देखा गया इतिहास है, कह सकते हैं। ये एक जरूरी बात है ध्यान रखने वाली। खैर, अब सवाल ये उठता है कि विश्लेषण के मुताबिक आखिर ये किताब क्यों पढ़ी जानी चाहिए? इसका फायदा क्या है? देखिए, विश्लेषण कई कारण बताता है। पहला तो ये कि ये लोगों की सोच और उनके शक्ति इस्तेमाल करने के तरीकों को समझने में मदद करती है। दुनिया कैसे चलती है, लोग क्यों वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं, खासकर सत्ता या प्रभाव की स्थितियों में, इसकी एक गहरी समझ मिलती है। आपको अपने आसपास के लोगों की जो प्रेरणाएं हैं वो शायद बेहतर समझ आ सकती हैं। यानी ये एक तरह से लोगों को पढ़ने में मदद करती है? कुछ हद तक हाँ, कह सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि ये दूसरों की रणनीतियों और चालों को पहचानने में मदद कर सकती है। अगर आप जानते हैं कि शक्ति का खेल कैसे खेला जाता है तो आप किसी की चालाकी या मैनिपुलेशन का शिकार होने से बच सकते हैं। ये आपको एक तरह का क्या कहते हैं बचाव का कवच दे सकती है। हाँ, जिससे आप समझ सकें कि आपके आसपास क्या चल रहा है। और तीसरा विश्लेषण कहता है कि ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो नेतृत्व यानी लीडरशिप, प्रबंधन, मैनेजमेंट या व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ में रुचि रखते हैं। ये सिद्धांत उन्हें संगठनात्मक राजनीति मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को समझने, अपनी टीम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक सोच विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको सिखा सकती है कि कैसे स्थितियों का विश्लेषण करें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करें। तो कुल मिलाके ये ज्ञान सामाजिक और पेशेवर दुनिया की जटिलताओं को समझने और उनमें अपना रास्ता बनाने में मददगार हो सकता है, खासकर उन हालात में जहां सब कुछ सतह पर नहीं होता है ना? जहां इशारों में बातें होती हैं और शक्ति का संतुलन पर्दे के पीछे तय होता है। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी उन छिपी हुई संरचनाओं और प्रेरणाओं को देखने में मदद करती है जो अक्सर हमारे आसपास के माहौल को आकार देती हैं। इसे एक तरह से सामाजिक परिस्थितियों का एक्सरे समझना चाहिए जो अंदर की हकीकत दिखा सकता है। यह आपको ज्यादा जागरूक बना सकता है कि लोग अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करते हैं। लेकिन यहाँ विश्लेषण एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता है ना? ऐसा नहीं है कि किताब शक्ति हासिल करने का कोई जादुई नुस्खा है जिससे बस इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही कहा। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये किताब शक्ति के खेल को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके हर नियम का आंख बंद करके या हर स्थिति में पालन किया जाए। ये सिद्धांत डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है, प्रिस्क्रिप्टिव कम। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव मतलब ये बताते हैं कि शक्ति कैसे काम करती है। ये जरूरी नहीं कि ये बता रहे हों कि आपको हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। ये सलाह नहीं, विश्लेषण है। समझ गई। और ये चेतावनी क्यों दी गई है? मतलब क्या खतरा है? खतरा ये है, और विश्लेषण ये साफ करता है, कि इन नियमों का गलत या बिना सोचे समझे इस्तेमाल बहुत आसानी से धोखेबाजी, मैनिपुलेशन, दूसरों को इस्तेमाल करने और नकारात्मक नतीजों की ओर ले जा सकता है। ओह। अगर कोई इन नियमों को सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए बेरहमी से इस्तेमाल करे
तो वो न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि लंबे समय में खुद अपनी प्रतिष्ठा और रिश्तों को भी खराब कर सकता है। कई बार ये रणनीतियां शॉर्ट टर्म में फायदा दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारी पड़ सकती हैं। तो मतलब ये हुआ कि इन सिद्धांतों को जानना एक बात है और उन्हें कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, यह बिल्कुल दूसरी बात है। जानकारी का इस्तेमाल समझदारी और दूरदर्शिता से करने की जरूरत है। एकदम। ज्ञान अपने आप में ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये मायने रखता है। इन नियमों को जानना आपको मजबूत बना सकता है, आपको दूसरों की चालों से बचा सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त संदर्भ और संभावित परिणामों पर विचार करना बेहद जरूरी है। जैसा कि विश्लेषण भी रेखांकित करता है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कब रणनीति चालाकी बन जाती है और कब महत्वाकांक्षा दूसरों के लिए नुकसानदेह है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी बातचीत, इस विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो निचोड़ ये है कि शक्ति के 48 नियम पर आधारित ये विश्लेषण बताता है कि किताब शक्ति की गतिशीलता को समझने का एक प्रभावशाली और शायद कुछ हद तक असहज करने वाला ढांचा पेश करती है। ये दुनिया की कुछ कड़वी सच्चाइयों और शक्ति के उस खेल को उजागर करती है जो अक्सर पर्दे के पीछे चलता रहता है। हाँ, और ये एक बोधारी तलवार की तरह है। ये जानकारी देकर आपको सशक्त भी बना सकती है, आपको दुनिया को ज्यादा साफ तौर पर देखने में मदद कर सकती है, लेकिन साथ ही इसके इस्तेमाल में सावधानी और समझदारी की जरूरत है, क्योंकि इसके दुरुपयोग के खतरे भी हैं। बिल्कुल। विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये एक गहरी विचारोत्तेजक किताब है, जिसके सिद्धांत नेतृत्व, राजनीति, व्यवसाय या आत्मविकास में रुचि रखने वालों के लिए बहुत मूल्यवान हो सकते हैं। इसे पढ़कर और समझकर दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसे हमेशा संदर्भ और विवेक के साथ ही देखना चाहिए। तो ये थी रॉबर्ट ग्रीन की किताब शक्ति के 48 नियम पर आधारित हमारी ये चर्चा। ये वाकई कई सोचने वाले बिंदु छोड़ जाती है, और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, शायद श्रोताओं के लिए भी सोचने को, कि जब हम अपने आसपास, अपने काम की जगह पर, अपने रिश्तों में शक्ति के इन खेलों और रणनीतियों को पहचानने लगते हैं, तो क्या ये हमें ज्यादा व्यवहारिक और जागरूक बनाता है, या फिर ये हमें धीरे धीरे ज्यादा शंकालु, ज्यादा सिनिकल बना देता है? मतलब हर बातचीत को एक रणनीति के तौर पर देखने वाला। इस जागरूकता का हमारे आपसी विश्वास और सहयोग पर क्या असर पड़ता है? कहाँ खींची जानी चाहिए वो महीन रेखा? सोचने वाली बात है।